Hello students, welcome to UPSC Vidyalaya. Myself Advocate Birendra Yadav and I welcome you all to today's discussion. स्टूडेंट जैसे कि आपको पता ही है हमारा 2025 यूपीएससी सीएपीएफ एसी का पेपर 2 का बैच शुरू हो गया है और हमारे पेपर 2 बैच में आज ये पहला लेक्चर है स्टूडेंट्स। और आज हम मैं आपको बहुत ही ब्रीफली पहले यूपीएससी का जो पेपर 2 है उसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। क्या आज पेपर का ट्रेंड कैसा रहता है, क्या मार्किंग स्कीम है, उसके बारे में देखेंगे, है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं स्टूडेंट। मैं आज का एजेंडा एक बार बता के लेक्चर्स की तरफ बढ़ेंगे। तो आज का जो बेसिक थीम है स्टूडेंट्स, मेनली हम एसेस के ऊपर बात करेंगे जो कि आपके पेपर 2 में एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है। तो आज हम, जैसे मैंने कहा, आज का एजेंडा देख लेते हैं एक बार। आज का एजेंडा रहेगा हमारा इंट्रोडक्शन टू पेपर 2 फॉर यूपीएससी सीएपीएफ एसी 2025। एक तो इंट्रोडक्शन करेंगे, दूसरा बहुत ही ब्रीफली सिलेबस देखेंगे, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम दें यूपीएससी का, मेनली मैं कहूँगा सिलेबस और पीवाईक्यूज़ देखे बिना कभी शुरू मत करिए। तो एक तो सिलेबस देखेंगे, इसी के अंदर हम थोड़ा सा पीवाईक्यूज़ देख लेंगे, क्या आया है क्या नहीं आया है, और तीसरी चीज़ हम बात करेंगे स्टूडेंट एसेस पे बात करेंगे आज। तो आइए शुरुआत करते हैं, इंट्रोडक्शन टू पेपर 2 से शुरू करते हैं। एक बार स्टूडेंट पेपर 2 में सबसे पहले आते हैं मार्किंग्स के बारे में। देखिए 200 नंबर का पेपर होगा, 3 आवर्स का समय होगा आपके पास, यानी कि 180 मिनट, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 200 मार्क्स है, 180 मिनट है। इसका मतलब हर एक मार्क पर आपके पास 1 मिनट से भी कम का समय है, ठीक है। अब आते हैं क्या मार्किंग्स रहती है। तो पहला आता है आपका एसेस लिखने होते हैं। 6 टॉपिक दिए होंगे, आपको 4 अटेम्प्ट करना होता है। एक ऐसे आपका 20 मार्क्स का होता है ना, 20 मार्क्स ईच, और आपको 4 ऐसे लिखने होते हैं, तो मतलब टोटल 80 मार्क्स, ठीक है। अगर 200 नंबर का है, 80 मार्क्स ऐसे पे है, तो मतलब 40% वेटेज केवल एसेस को ही दिया गया है। और एक चीज़ हम इसमें अगर देखें तो आपको पता ही होगा, यूपीएससी का जो रिजल्ट होता है 40% 45% में सिलेक्शन हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं पेपर 2 में ऐसे का वेटेज 40% का है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है आपका आर्ग्यूमेंट्स, इसको हम फॉर एंड अगेंस्ट भी कहते हैं। 2 आपको लिखना होगा, एक जो होगा 20 नंबर का होगा, आपको 2 लिखने होते हैं। इसमें कोई ऑप्शन नहीं मिलता, कंपलसरी होता है, 2 दिया होगा, दोनों लिखना पड़ेगा आपको। ये होता है आपका 40 मार्क्स कंबाइंड। तो ये आपका हो गया 20%। अब आते हैं रिपोर्ट्स पे। रिपोर्ट्स आपको 2 लिखने होते हैं, ये भी कंपलसरी होते हैं। 2 दिए होंगे, दोनों लिखने होंगे, 2 दिए होंगे, 2 लिखने होंगे। एक होता है 10 नंबर का और इसके टोटल मार्क्स होते हैं 20 नंबर। वैसे अगर देख तो इसका परसेंटेज कितना हो गया, 10%। तो अगर हम इन 3 एरिया को अगर देखें, 40, 20 एंड 10, कितना हो गया आपका, ये 70% मार्क्स आपको इसी में मिलता है। 70% मार्क्स ये हो गया। अब बाकी का 30% क्या है, रिमेनिंग 30% क्या होता है, इज इक्वल्स टू 60 मार्क्स। जैसे कि ये 140 नंबर का हो गया ये तीनों। यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका ये 140 हो गया, 70% मार्क्स जैसे मैंने बताया यहाँ पे। वैसे ही ये 30% मार्क्स 60 मार्क्स, इसमें क्या होता है, आपको कॉम्प्रीहेंशन करना होता है। कॉम्प्रीहेंशन ये देखना होता है। उसके बाद होता है आपका प्रेसी राइटिंग।
और आपका लास्ट में होता है ग्रामर। ये आपका होता है स्टूडेंट 60 नंबर का। तो स्टूडेंट एक हमने इंट्रोडक्शन देखा पेपर 2 का, और आपको मैंने एक मार्किंग स्कीम समझाया और क्वेश्चनर के क्वेश्चंस क्या होते हैं वो समझाया। आपको समझ में आ ही गया होगा कि ऐसे का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। साथ में आर्ग्यूमेंट्स और रिपोर्ट 70% मार्क्स वहाँ पे अलॉट किया गया है। कॉम्प्रीहेंशन आपका प्रेसी राइटिंग और ग्रामर पे 60 नंबर है। तो सर स्टूडेंट यहाँ से आगे से पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप अच्छे ऐसे राइटर हैं और अच्छा ऐसे राइटर लिखना जानते हैं, तो ना ही केवल आप ऐसे में अच्छे नंबर ले सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स में भी बढ़िया कर पाएंगे और रिपोर्ट्स में भी बढ़िया काम कर पाएंगे। अगर आपने कंबाइंड, अगर इसमें 50% मार्क्स भी यहाँ पे अगर आप टारगेट करें तो कितना होगा आपका 70 नंबर, 70 मार्क्स। और आपको करना ही चाहिए, ऐसे बड़े टारगेट्स बिल्कुल होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आप नहीं टारगेट बनाएंगे कोई और बनाएगा, तो टारगेट बड़े बनाना चाहिए एग्जाम्स में, रियलिस्टिक और बड़े टारगेट्स ही रखने चाहिए। यहाँ पे 70 मार्क्स अगर आप निकाल लेते हैं और यहाँ पे 30 to 35 मार्क्स निकाल सकते हैं, क्योंकि ग्रामर आपने अच्छा कर लिया, कंप्रीहेंशन प्रिसाइज अगर आपने सही कर लिया, बहुत हार्ड पोर्शन नहीं है। अगर थोड़ी मेहनत इसमें भी आपने कर ली, 35 नंबर अगर यहाँ पे भी निकाल पाए, तो देखिए ना आपका स्कोर 100+ बन ही जाएगा। और यही टारगेट हमारा होना चाहिए, और हमारे बैच में हम यही टारगेट करना सिखाएंगे आपको, 100+ मार्क्स। मैं पेपर 2 में स्टूडेंट्स बच्चों को 100+ मार्क्स करने के लिए कहता हूँ। कुछ एक स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ जिन्होंने इजीली 100% मार्क्स लाया है। तो मैं आपसे कहूँगा ये टारगेट्स हमें रखना चाहिए। आइए, ये मैंने समझा दिया आपको पेपर का नेचर, कैसे देखना है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या टारगेट हमें कहाँ क्या टारगेट रखना चाहिए, मैंने स्टूडेंट्स आपको ब्रीफली बता दिया। अब सिलेबस देखने से पहले एक लास्ट बात कहूँगा स्टूडेंट, 180 मिनट का सबसे बड़ा जो लोगों को इसमें चैलेंज आता है वो होता है पेपर कंप्लीट करने का। देखिए स्टूडेंट, आप यूपीसी एग्ज़ाम लिखना जा रहे हैं, आप कभी भी कम कंटेंट से यूपीसी के एग्ज़ाम्स को नहीं अप्रोच कर सकते। आपके पास कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे होने चाहिए, आइडियाज़ आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, आपको इंटरकनेक्टिविटी बनाने आने चाहिए, छोटी छोटी बातों को, बड़ी बड़ी बातों को कम शब्दों में अपने एसेस में उतारना आना चाहिए इस पेपर 2 के अंदर, तभी आप ये पेपर टाइमली कंप्लीट कर पाएंगे। यहाँ पर आ जाता है प्रैक्टिस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस, है ना। ये डिस्क्रिप्टिव नेचर का पेपर है स्टूडेंट्स। अगर आप बहुत लोग सीएससी एग्जाम भी दे रहे होंगे, सिविल सर्विसेज, आपको पता होगा पूरा जो फाइट है वो पेपर में उतारने का ही होता है। साहब ने कितना भी पढ़ा हो, साहब कितने भी बड़े विद्वान हो, कितने भी ज्ञानी हो, पेपर में उतार नहीं पाए तो सब गेम जीरो है, क्योंकि एग्जामिनर आपका आंसर शीट देखेगा, आपसे बात थोड़ी कर रहा है। वो तो इंटरव्यू में होता है, पर्सनालिटी टेस्ट में होता है, पर वहां तो जो आप लिख पाओगे वही वो चेक कर पाएगा। तो कंप्लीट करना पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ अच्छा कंटेंट देना एग्जाम में और एक बहुत डिसेंट स्ट्रक्चर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देंगे, मैं बता रहा हूँ 100% मार्क्स बिल्कुल अचीवेबल है, बिल्कुल अचीवेबल है। ठीक है, आइए बहुत ब्रीफली देखेंगे सिलेबस क्या है, ऐसे के बारे में क्या सिलेबस दिया गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक पास्ट ईयर पेपर भी। आइए, पार्ट 1 और पार्ट 2 होता है, जैसा मैंने पिछले वहाँ पे समझाया था फर्स्ट पेज पे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस विच आर टू बी, ये हमारा सिलेबस है। पार्ट ए सिलेबस में कहा गया 80 मार्क्स का होगा, एसेस क्वेश्चन विच आर टू बी आंसर्ड इन लॉन्ग नरेटिव फॉर्म एदर इन हिंदी और इंग्लिश, टोटलिंग 80 मार्क्स। देखिए हिंदी मीडियम के कुछ बच्चे भी होंगे तो आप केवल ऐसे को हिंदी में भी लिख सकते हैं, बाकी के चीज़ें आपको इंग्लिश में ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप एसेस जो होते हैं वो आप हिंदी में लिख सकते हैं। आइए अब इस पर बात कर लेते हैं, टॉपिक्स क्या क्या है। ऐसे यहाँ पे बताया है कि लॉन्ग नैरेटिव फॉर्म में आपने एसेस लिखने हैं। इंडिकेटिव टॉपिक्स जो होंगे वो कहाँ से होंगे, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, स्पेशली ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट इश्यूज एंड एनालिटिकल एबिलिटी। ठीक है,
एक तो एसएस में इन्होंने ये एक जनरल इंडिकेटिव टॉपिक्स ड्रॉप कर दिए हैं, ठीक है। अब आते हैं कॉम्प्रिहेंशन, प्रिसाइज एंड अदर कम्युनिकेशन स्किल्स टू बी अटेंडेड इन इंग्लिश ओनली, जो बात मैं बता रहा था, ठीक है। आइए, और कहा गया है कॉम्प्रिहेंशन, प्रिसाइज और आपका काउंटर आर्गुमेंट, सिंपल ग्रामर जो होगा और आपके अदर एक्सपेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज टेस्टिंग जो रहेगी वो इंग्लिश में करना है, जो मैंने आपको बताया। अभी स्टूडेंट एक चीज हमारे आज हम लोग, जैसे कि मैंने कहा था, एसेस पे ज़्यादा फोकस रखेंगे, तो एसेस की बात करते हैं। इंडिकेटिव टॉपिक्स मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री दिया है, फ्रीडम स्ट्रगल, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट इश्यूज, ये चीज़ें दी हुई हैं। अगर आपने पेपर देखा होगा, बहुत ध्यान से आपने अगर इस बार का पेपर देखा होगा 2024 का CAPF AC का, अगर आपने पेपर 2 देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा ट्राइबल इश्यूज के बारे में काफ़ी पूछा इस बार, डिजिटल इकोनॉमी के बारे में पूछा, ठीक है, ट्राइबल आर्ट्स के बारे में पूछा। आप अगर ये फ्रीडम स्ट्रगल देखेंगे, उसी के अंदर ट्राइबल इश्यू भी है, तो आप समझ के चलिए फ्रीडम स्ट्रगल से भी एक इंडिकेशन दे दिया, ये है हेडलाइन, उसके अंदर तमाम चीजें हैं, कहीं से पूछ सकता है। तो ये केवल इंडिकेटिव है, आपको इसीलिए PYQs देखना चाहिए कि इंडिकेटिव टॉपिक्स के बाद पेपर में क्या पूछ रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा था फर्स्ट डिस्कशन चालू होते समय PYQs देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे सिलेबस देख लिया, एक बार 2024 का पेपर भी देख लेते हैं। मैंने 140 मार्क्स का जो है उतना पेपर यहाँ पर लाया है आपसे डिस्कस करने के लिए कि टॉपिक कैसे आ रहे हैं। आइए देखते हैं। देखिए दिया हुआ है कि आपको, मैंने सिलेबस में हमने पढ़ा, लॉन्ग नैरेटिव फॉर्म में लिखना है 300 वर्ड्स में, एक ऐसे आपको लिखना हो गया। वर्ड लिमिट है 300 वर्ड्स की वर्ड लिमिट है। जैसे मैंने बताया था, एक ऐसे आपका 20 मार्क का होगा, 20 मार्क्स का एक ऐसे होगा, 4 हमें लिखना है, 300 वर्ड लिमिट है, तो टोटल कितना हो गया 1200 वर्ड्स। अब 1200 वर्ड्स 4 ऐसे इजिकल्स टू 80 नंबर, आपको 80 मिनट से भी कम में लिखना है, 80 मिनट से भी कम समय है 1200 वर्ड्स लिखने के लिए। और ये टॉपिक्स हैं आपके। देखिए 300 वर्ड तो मैक्सिमम का है, आप 250 में लिखिए, 260 में ख़त्म करिए। ये कब होगा, ये 260 वर्ड कब हो पाएगा स्टूडेंट? ये तब हो पाएगा जब, ये तब हो पाता है 250 से लेके 260 वर्ड में आप तब लिख पाओगे ना जब आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस रहेगी, आपको कीवर्ड्स पता होगा, कनेक्शन बनाने आपको आता होगा, अपने आइडियाज़ को कम शब्दों में पेपर में उतारना आता होगा, तभी ये वर्ड्स आप कट कर पाएंगे और ऐसे को बढ़िया लिख भी पाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट आइए, एक जैसा मैंने बताया था 300 वर्ड लिमिट होती है, आपको 4 ऐसे लिखना होता है। आइए एक बार बात कर लेते हैं 300 वर्ड्स, ठीक है। अब पहले टॉपिक देख लेते हैं, डिजिटल इकोनॉमी, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। अगर आप ध्यान से देखेंगे, हमारा सिलेबस हमने अभी देखा था इंडिकेटिव टॉपिक्स का, तो ये अगर आप ये देखेंगे सिलेबस का बहुत एक पार्ट निकाल के एक टॉपिक उठा के पूछ लिया है इकोनॉमी का। इकोनॉमी है हमारे सिलेबस में, इकोनॉमी से देखिए सवाल पूछ लिया, पर करंट के एंगल से पूछ लिया है। डिजिटल इकोनॉमी के फायदे और नुकसान बताइए आप 300 वर्ड्स के अंदर। तो इसके लिए आपको करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ये करंट अफेयर्स के एंगल से पूछा हुआ है, तो करंट अफेयर बहुत अच्छे से आना चाहिए, तब आप इसको लिख पाएंगे। अभी ग्लोबल पीस एंड नेशनल डिफेंस बजट, सिक्योरिटी का सिलेबस में दिया हुआ है पोर्शन, ये वहां से पूछ लिया और ग्लोबल एंगल से भी पूछ लिया है। इसके लिए आपको ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस की वर्किंग, ठीक है, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस की वर्किंग कैसे होती है, गवर्नेंस कैसे चलता है वर्ल्ड लेवल पे, वो पता होना चाहिए। और नेशनल डिफेंस बजटिंग किस तरीके से हमारे देश में की जाती है, क्या थ्रेड है हमारे देश को। तो इसके लिए आपको ना ही केवल करंट अफेयर्स बल्कि थोड़ा स्टैटिक पोर्शन भी पता होना चाहिए, स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स भी पता होना चाहिए। ट्राइबल रेसिस्टेंस टू कॉलोनियल रूल, इसके लिए आपको फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ा होगा तभी लिख पाएंगे, तो स्टैटिक सिलेबस यहाँ पे भी आना चाहिए, पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ज्योग्राफी से पूछ लिया, तो ज्योग्राफी और करंट का ज्ञान यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा आपको। स्टैटिक सिलेबस जो है आपका वो पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे आपको पेपर 1 का जो सिलेबस है आपका स्टैटिक,
जब वो अच्छे से पढ़ा होगा तब आप ये कर पाएंगे। इंग्लिश इन इंडिया, डिवियंस और वेरिएंस, ये भी आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं और पास्ट पता है तभी लिख पाएंगे। और ट्राइबल कल्चर्स इन दी एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कल्चर आप जब पढ़ेंगे, अब हमारे स्टैटिक सिलेबस का एनसीईआरटीज पढ़ेंगे, वहाँ से पता चलेगा, और एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन करंट अफेयर से। तो स्टूडेंट अगर आप टॉपिक देखेंगे ना, वैसे भी अब मैं आपको बता दूं, हम यूपीएससी के अंदर जब सीएपीएफ के अंदर आप पेपर लिख रहे हो, कोई भी टॉपिक आता है, आपको अपने टॉपिक के अंदर डायमेंशंस खोलने होते हैं। चाहे वो स्टैटिक पोर्शन का कुछ डायमेंशन हो, बैकग्राउंड हो, वो दिखाना होता है, और उसको करंट एंगल से लिंक करके बताना पड़ता है कि आज क्या हो रहा है और आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आपने ये, मैंने आपको इसलिए समझाया स्टूडेंट्स कि अगर आप ऐसे इसका टॉपिक देखेंगे और देखेंगे कहाँ से पूछ रहा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ना ही केवल स्टैटिक सिलेबस, बट आपको करंट अफेयर्स और स्टैटिक दोनों में पकड़ बनानी पड़ेगी, तभी आप यहाँ पे अच्छे नंबर 50% नंबर ले सकते हैं ऐसे के अंदर। आराम से बता रहा हूँ, अगर अच्छा ऐसे आप लिखते हैं 11 से 12 नंबर आप ले सकते हैं 20 में से। और अगर आपके आइडिया अच्छे हैं, स्ट्रांगली डेवलप्ड हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको ऐसे आराम से 15 मिनट 16 मिनट में उतार देंगे आप पेपर में, बहुत अच्छा ऐसे। तो ये हमने ब्रीफली समझ लिया स्टूडेंट, क्या पेपर आता है, पीवाईक्यूज क्या है, सिलेबस क्या है, क्या पेपर के बारे में हमें सोचना चाहिए जब हम ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें, तो हमें किन किन ऐसी चीज़ों को देखना चाहिए, एक ब्रीफली हमने देख लिया। आइए अब लास्ट में हम देखेंगे एसेस के बारे में, एक जनरल डिस्कशन करेंगे। आज हमारा पहला क्लास है, तो मैं चाह रहा हूँ ऐसे से ही शुरुआत किया जाए। 40% वेटेज इसी का है, ये आपने कर लिया तो मानिए बाकी चीज़ें, ये चीज़ अगर आप अच्छा कर रहे हैं स्टूडेंट, इसका एक और एडवांटेज मैं बता दूं, अगर ये वाला एरिया आप अच्छा कर रहे हैं तो आपके आर्ग्यूमेंट्स और रिपोर्ट्स, ये वाला एरिया भी आपका बन जाएगा बहुत अच्छे से। ये आपका टोटल कितना 60 मार्क्स का है, तो 30% ये। तो अगर आपने ये 40% बहुत अच्छे से कर लिया ना, आइडिया कॉन्सेप्ट बिल्ड कर, लिखने का तरीका जान गए, कनेक्टिविटी बनाने आ गया, तो ये 30% मार्क्स भी बहुत हैंडी हो जाएगा आपके लिए। तो यहीं पे ये स्ट्रेंथ बनाना है आपको, यहाँ स्ट्रेंथ। और मैं हमेशा कहता हूँ स्टूडेंट्स, मैंने देखा है बच्चों के अंदर बहुत फियर होता है, कोई डरने का विद्यार्थी हैं आप सीखेंगे तभी तो आएगा, डरना क्या है, ये कोई डरने वाली चीज़ थोड़ी हो सकती है ऐसे। ठीक है, तो आपको क्या है, अगर आपने ये अच्छा कर लिया, यहाँ स्ट्रेंथ बना लिया, तो आपके ऐसे बहुत कम बच्चे कर पाते हैं। लोग मेहनत करते नहीं हैं, तैयारी करते नहीं उस हिसाब से, लास्ट में उठ के 2-4 ऐसे लिखने से थोड़ी होगा। आपको एग्जाम में टाइम कितना कम है, टॉपिक्स ऐसे नए नए फेंके जाएंगे, आपको तो देखते ही माइंड फटाफट चलना चाहिए और हाथ बहुत फटाफट चलना चाहिए, माइंड से तेज तो हाथ चलना चाहिए, तब पेपर कंप्लीट होता है। तो आप सोचिए, प्रिपरेशन लगती है इसके लिए, प्रैक्टिस लगता है। लोगों को लगता है कि यूट्यूब पे 4 वीडियो देख लूंगा और लिखने लग जाऊंगा, ऐसे नहीं होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ये, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, कोई पासिंग एग्जाम थोड़ी है इस कॉलेज का और यूनिवर्सिटी का। यहाँ कंपटीशन आप नहीं कर रहे तो दूसरा तो कर रहा है ना, और सीट क्या आ रहा है, 500-300 सीट। भारत जैसी बड़ी कंट्री में जहाँ इतना यूथ है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है और नौकरियां हैं नहीं, 300 और 500 सीट क्या ही है। तो मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ स्टूडेंट्स, एक्सेल करने का सोचना है, एक्सेल करने का सोचना है, ट्राई टू एक्सेल, है ना, एक्सेल करने का सोचना है। एक्सेल करेंगे जब, एक्सेल करना है, ना ही कि भाई काम चलाओ हो जाएगा देख लूंगा, EXCEL, एक्सेल करना है। ठीक है, तभी बात बनेगी स्टूडेंट। मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो और आपके माँ बाप की मेहनत के जो कमाई है वो इस पे लगे और वेस्ट जाए, इसलिए मैं बहुत स्ट्रांगली और बहुत ही रेस्पॉन्सिबली टीचर के नाते ये बातें खुल के बोलता हूँ। आइए अब एसेस पे बात करेंगे। आज मैंने समझा दिया क्या फ़ायदा हो सकता है ऐसे अच्छा करने का। बहुत ये सब चीज़ें हमको पता होनी चाहिए स्टूडेंट के नाते। अगर हमें ये सब चीज़ें पता है तो हमें पता चल जाता है कि हमें ताकत कहाँ अपनी बनानी है। आइए अब ऐसे पे बात करेंगे। अब ऐसे होता क्या है, ऐसे को हिंदी में कहते हैं निबंध। अब निबंध क्या होता है, आपके विचार होते हैं, हमारा थॉट होता है। एक टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है,
देखिए ऐसे क्या होता है, एक स्ट्रक्चर्ड आइडिया होता है। स्ट्रक्चर्ड आइडिया, स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या होता है, उसका एक फ्रेमवर्क होता है। अब ऐसे के अंदर बेसिक 3 चीजें क्या होती हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एन ऐसे। चलो स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एन ऐसे, ठीक है। ऐसे में पहला जो चालू होते ही सब जो पहला पार्ट होता है वो होता है आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद आता है बॉडी, बॉडी वाला पार्ट। उसके बाद आता है कॉन्क्लूशन, ठीक है। ये 3 मुख्य पार्ट हैं ऐसे के। अब होता क्या है, जैसे ही समझ के चलिए आपने ऐसे लिखा, जो पढ़ रहा होगा ना उसके भी एंगल से एक बार समझ के चलिए। संजय मैं आपका ऐसे पढ़ रहा हूं, तो क्या होता है, आपको ऐसे जब आप लिख रहे हो ना, इन चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा आपको कि जब आप ऐसे लिख रहे हो तो ये 3 पार्ट उसमें होंगे। और जो पढ़ रहा है ना, इंट्रोडक्शन पढ़ते ही आदमी जो पढ़ रहा है उसको ये लगना चाहिए कि अच्छा ये लिखने वाला आदमी इस टॉपिक के बारे में बात कर रहा है, उसको पता चल जाना चाहिए कि क्या टॉपिक है, किस पे बात कर रहा है, वो पढ़ते ही पता चल जाना चाहिए। समझ के चलिए, लिया हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ एन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट लिखा हुआ है, टॉपिक है, लिख ही लेते हैं इसको एक बार। इंपॉर्टेंस ऑफ, ये 2024 में आया है, उसी को ले लेते हैं। चलिए, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। अब ये टॉपिक है हमारा, तो समझ के चलिए आपने इसका इंट्रोडक्शन लिखा, तो इंट्रो पढ़ते ही रीडर को ये पता चल जाना चाहिए कि हाँ, ये इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में ही बात किया है इंट्रोडक्शन में। ये आइडिया हिट हो जाना चाहिए रीडर को, ठीक है। उसके बाद जब वो बॉडी पढ़े तो इसी से टॉपिक, ये इंपॉर्टेंस के आसपास ही ये चीजें पूरी घूमनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ा मोड़ा वेरिएशन हो सकता है, पर प्रेसिंग जो पॉइंट होगा, मेन थीम जो होगा, वो इंपॉर्टेंस क्या है, नहीं है, क्या चैलेंजेस है, वो बॉडी में दिखना चाहिए, ठीक है। और जब वो ही रीडर पढ़ते पढ़ते कंक्लूजन पे आए, तो ये जो पूरा आपने यहाँ पे सस्पेंस बिल्ड किया था इंट्रोडक्शन से बॉडी में लेके, वो कंक्लूजन जब वो बंदा पढ़ेगा तो पूरा आपके क्या विचार हैं इसके बारे में, पूरा जो आइडिया है आपका वो क्लियर हो जाना चाहिए कंक्लूजन में पढ़ते पढ़ते। उनको देखिए क्या समझ में आना चाहिए, इंट्रोडक्शन में ये समझ में आ गया कि भैया ये इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करने जा रहे हैं, वो आपने इंट्रो में समझा दिया। बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या आज अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, इंपॉर्टेंस क्या है, 4 गिना दिए। फिर आप आए कि भाई इंपॉर्टेंस तो है ही, अच्छा है, ये सारी चीजें हैं, मगर ये कुछ खराबियां भी हो रही हैं, यहाँ पे जो प्रेजेंट हालत है उसमें ये नुकसान भी हो रहा है। और कंक्लूजन पढ़ते पढ़ते आपके विचार पूरे क्लियर हो जाना चाहिए कि आप इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में क्या विचार रखते हैं, क्या सोल्यूशन देना चाह रहे हैं, क्या आप एक वो मेन बात क्या है जो आप कंक्लूड में बताना चाहेंगे कि क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, क्या अच्छा हो सकता है। आपका वो विचार, आइडिया यहाँ पढ़ते पढ़ते पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। और उन्हीं के बीच में एक कनेक्टिविटी, एक कोहेरेंस होना बहुत ज़रूरी है। उसी को कहा जाता है ऐसे, इसीलिए स्ट्रक्चर होता है, और ऐसे एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनिक आइडिया होता है, इसीलिए, है ना। तो स्टूडेंट देखिए, मेरे ख्याल में यहां तक तो चीजें क्लियर हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था 300 वर्ड का एक ऐसे लिखना होता है, तो आइए एक बार, जैसे मैंने बताया, इंट्रो होगा पहला पार्ट, ऐसे में दूसरा पार्ट ये होगा, तीसरा पार्ट ये होगा। तो मान लीजिए आपको एग्जाम के एंगल्स में, सीपीएफ में, देखिए ऐसे तो हमको किसी आर्टिकल थोड़ी, न्यूज़पेपर में थोड़ी लिखना है ना, कोई ऐसे कंपटीशन तो है नहीं, पेपर पास करने के लिए लिखना है। तो आपको पता चल गया 300 वर्ड का एक ऐसे लिखना होता है।
तो आपके पास टाइम कम है, हमारा टारगेट होना चाहिए कि 250 से लेकर 260 वर्ड में ही हम खत्म कर दें, क्योंकि हमें तो पेपर भी कंप्लीट करना है ना। हर एरिया में मार्क्स लेना है, केवल ऐसे में लेना, हर जगह लेना, पेपर भी कंप्लीट करना है और अच्छा कंटेंट, अच्छा कंटेंट के साथ साथ अच्छा फ्रेमवर्क भी बनाना है। तो इंट्रोडक्शन में स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, जिसमें से मान लेते हैं 300 वर्ड्स का है, तो आपको कोशिश करना चाहिए 40 से 50 वर्ड में इसको इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। मैक्सिमम 60 वर्ड, 60 वर्ड्स मैक्स, तभी स्टूडेंट ये टारगेट अचीव हो पाएगा। नहीं तो ये 300 तो लास्ट एंड है। जितना कम शब्द में ज़्यादा बात बोल पाएंगे उतना फायदे में आप रहेंगे। तो 40 से 50 वर्ड्स में इंट्रो करना चाहिए और इतने ही वर्ड्स में 60 वर्ड मैक्स में आपको कंक्लूजन अपना बना लेना चाहिए। और सारे ही ऐसों में स्टूडेंट मैंने बताया ये स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, हर ऐसे में इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन होगा ही होगा। और ये तीनों ऐसे में आपके सेपरेट दिखने चाहिए, ना ही केवल फिजिकल सेपरेशन नहीं ना दिखना चाहिए, पर आइडियाज का भी डिफरेंस दिखना चाहिए। लगना चाहिए इंट्रो हुआ है, इंट्रोडक्शन ये था, ये बॉडी है और ये फाइनली इनके लास्ट में जो वो आप कहना चाह रहे हैं वो कंक्लूजन में दिखना चाहिए। ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, ये तीनों ही चीज़ों के नंबर होते हैं एग्जाम में। तो जैसे मैंने बताया 60 वर्ड्स में मान लेते ये कर दिया आपने, 60 वर्ड्स में आपने ये कर दिया, 60 वर्ड इजिकल टू कितना हो गया, 20%। 20% मैक्स में दे रहा हूँ यहाँ पे आपको, और लास्ट में 60% आपका ये है ना। तो आप मान के चलिए एक पैराग्राफ भी अगर आप लिखते हैं 50 वर्ड का, ठीक है, तो एक पैराग्राफ ऊपर हो गया, एक पैराग्राफ यहाँ हो गया, और आपको अगर देखेंगे तो एक पैराग्राफ 50-100 वर्ड ये हो गए, ये 4 से 5 पैरा यहाँ लिखना होगा आपको। तो आप समझ सकते हैं जितना इंट्रो कंक्लूजन में आप कम वर्ड्स रखेंगे उतना ही बॉडी में आप डाल पाएंगे। तो ये स्टूडेंट आपको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, कैसे अपने आइडियाज़ को प्रॉपरली चैनलाइज करके यहाँ वहाँ की बात नहीं, काम की बातों पे कैसे हिट करना है, वही हमें एसेस में हम यही सीखेंगे हमारे क्लास में, है ना। तो स्टूडेंट ये था हमारा एक जनरल अंडरस्टैंडिंग एसेस के ऊपर। मेरे ख्याल में आपको ब्रॉडली एक अच्छा खासा अंदाज़ा तो मिल ही गया होगा कि कैसे एसेस को अप्रोच करना है। क्या क्या हमने आज देखा, क्या क्या चीज़ें वाइटल हैं, मैंने बताया आपको सिलेबस, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, है ना, स्टैटिक सिलेबस, करंट अफेयर्स और फाइनली स्ट्रक्चर ऑफ एन एसेस, और क्या मुख्य चीज़ें होती हैं, क्या क्या ऐसे में हमें देखना चाहिए, कैसे हमारे आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करना होता है, ये सारा चीज़ें आज हमने देखा। अब दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट क्लासेस में जैसे मैंने ये टॉपिक निकाला है 2024 के पेपर में से, 2023 के पेपर में से, 2022 के पेपर में से, और जो करंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं हमारे देश में जिससे अगले साल एसेस आ सकते हैं, वैसे टॉपिक ला के मैं पूरे अपनी इस बैच में आपको लगभग हर तरीके का ऐसे, हर एरिया का एसेस मैं करवाऊंगा, है ना। तो मान लेते हैं हम लोग 100 के लगभग एसेस तो क्लास में कर ही लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जाने से पहले मैं आपको ये कहूँगा कि ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है स्टूडेंट। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा नया है, पहले लिखा नहीं है तो लिख नहीं सकता है। बहुत ही इजी है, आसान है, बस आपको राइट तरीका सीखना है और प्रैक्टिस करना है। बहुत स्कोरिंग पेपर है ये, है ना। और मैं आपको बता रहा हूँ पेपर 2 में अगर आप अच्छा कर पा रहे हैं, ज़्यादा बच्चे अच्छे कर नहीं पाते, तो अगर आपने पेपर 2 में अच्छी पकड़ बना ली तो बहुत बड़ा एज है आपके पास। तो ये चांस बिल्कुल मत गवाइए। 2025 हो या 2026 हो, कंपटीशन टफ ही होगा। अपनी तैयारी मजबूत रखिए। और जैसे मैं जाने से पहले एक बार ज़रूर कहूँगा, आप कभी भी ना स्टूडेंट ये मत सोचिए कि मेरा काम चल जाए, ऐसा कभी भी मत सोचा करिए कि मेरा काम चल जाए बस। हमेशा मैं कहूँगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमेशा एक्सेल करने का सोचिए, तभी आपका काम बनेगा स्टूडेंट्स। तो यहीं पे आज का लेक्चर समाप्त करेंगे। दोबारा मिलेंगे हमारी दूसरी क्लास में और वहाँ पे हम अपना ऐसे शुरू करेंगे वहाँ से, ठीक है स्टूडेंट।
So thank you so much for joining us. Till then, all the best.